गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का विद्यालय के ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाठ संख्या 2 मानव तंत्र का भाग 5 पार्ट 5 के अंतर्गत है। इससे पहले हमारा चल रहा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र का एक रेखा चित्र आपको बनवा दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र इसको कितने भागों में बांटा गया है, अलग अलग से इसका डिवाइडेशन जो है वो करवा दिया गया है। इसके बाद में आप हेडिंग डाल लें नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के कार्य। पीछे आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से पूरा बता दिया गया है और ये भी आपको कहा गया था कि वो जो रेखा चित्र है यह आपको याद रहना चाहिए, ताकि जैसे जैसे थोड़ा सा ये लंबा रहेगा पार्ट, क्योंकि अलग अलग इसके भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उस समय आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम कौन से पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है, उसका अंग कौन सा है और उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि याद करने में आपकी आसानी रहे। इसीलिए आपको सबसे पहले कि तंत्रिका तंत्र है इसको 2 भागों में हमने बांटा था। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र था। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमने 2 अंगों का जिक्र किया था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इस प्रकार से केंद्रीय तंत्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मस्तिष्क से आगे हम अग्र मस्तिष्क, उसका मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र था उसको भी 2 भागों में बांटा था हमने, कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसका हमने आगे 2 वर्गीकरण उसके किए थे, एक अनुकंपी था और एक परानुकंपी था। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इससे पहले अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र के कार्य। तो हेडिंग डाल लें और लिखें, कार्य में डैश लगा के लिखो, वातावरण से प्राप्त जानकारी व संवेदनाओं को वातावरण से प्राप्त जानकारी व संवेदनाओं को विभिन्न अंगों के माध्यम से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचाना। विभिन्न अंगों के माध्यम से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा दी गई सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दी गई सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना एक काम तो यह है। इसके बाद में नेक्स्ट डैश लगा के लिखें, दूसरा काम लिखें, शरीर में विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। शरीर में विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो ये तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। सामान्य भाषा में तंत्रिका तंत्र के कार्यों में आप बताएंगे कि वातावरण से जो भी हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, जो भी जानकारी प्राप्त होती है,
जो भी उद्दीपन प्राप्त होता है, वातावरण का ज्ञान कराने वाले जो तत्व हैं या वातावरण का ज्ञान कराने वाले जो प्रतीक हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं, संवेदनाएं कहेंगे। तो उन जानकारी और संवेदनाओं को ये जो तंत्रिकाएं हैं ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। और फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, उन सारी सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके किस अंग को किस प्रकार की सूचना देनी है, उसको किस प्रकार के कार्य के लिए प्रेरित करना है, उन सूचनाओं को वापस उन अंगों तक पहुंचाने का काम भी तंत्रिका तंत्र ही करता है। इसके अलावा जो विभिन्न अंग हैं और इन विभिन्न अंगों में आपस में सामंजस्य स्थापित करने का काम है, वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र के कार्यों में है। इसके बाद में हमारा जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो पीछे हमने रेखा चित्र बनाया था और उस रेखा चित्र में सबसे पहले हमने देखा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहले एक लाइन लिखें डैश लगाकर, इसमें मस्तिष्क व मेरुरज्जु, इसमें मस्तिष्क व मेरुरज्जु तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन आएंगे? मस्तिष्क और मेरुरज्जु आएंगे, मुख्य भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और इन दोनों अंगों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क की। तो हेडिंग डाल लें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? मस्तिष्क का, ब्रेन। मस्तिष्क का हम अध्ययन करेंगे और इसमें आप हेडिंग डाल लें मस्तिष्क और इसके बारे में लिखें नीचे डैश लगा करके। यह शरीर का केंद्रीय अंग है, यह शरीर का केंद्रीय अंग है। नेक्स्ट लाइन में लिखें मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.15 किलोग्राम यानी लगभग 1500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग कितना होगा? 1.15 किलोग्राम। नेक्स्ट लाइन में लिखें मस्तिष्क हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। मस्तिष्क हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मस्तिष्क के बाहर, मस्तिष्क के बाहर, मस्तिष्क के बाहर दोहरी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के बाहर दोहरी झिल्लियों
का आवरण पाया जाता है जिसे मस्तिष्कावरण कहते हैं, जिसे मस्तिष्कावरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मस्तिष्क आवरण के मध्य तरल पदार्थ पाया जाता है। मस्तिष्क आवरण के मध्य तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। मस्तिष्क मेरु द्रव, जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं, जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये मस्तिष्क के बारे में देखो सामान्य जानकारी है। पहला इसकी है कि मस्तिष्क क्या है, केंद्रीय अंग है। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ, तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय अंगों का नाम। तो वैसे इसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है, इससे तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय अंगों में एक तो मस्तिष्क आता है और एक मेरुरज्जु आता है। बाकी मेरुरज्जु इसके सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से कौन आएगा, मस्तिष्क आएगा। वजन कितना होगा, लगभग 1500 ग्राम का या 1.5 किलोग्राम। एक मस्तिष्क जो है हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। सामान्य भाषा में आमतौर पर पूछ लिया जाता है खोपड़ी किसे कहते हैं। तो मस्तिष्क हड्डियों से बने हुए जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसको मतलब क्या कहा जाता है, खोपड़ी कहा जाता है। इसके बाद में मस्तिष्क आवरण का आपका प्रश्न बनेगा कि मस्तिष्क आवरण किसे कहते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के बाहर दोहरी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। इसमें बाहर वाली झिल्ली जो होती है इसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। बाहर वाली जो झिल्ली है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं और अंदर वाली जो झिल्ली है उसको पायामेटर कहते हैं। तो इस मस्तिष्क के बाहर दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन, इसका कवर पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। और उसमें बाहर वाली जो झिल्ली है उसको आप ड्यूरामेटर कहेंगे, अंदर वाली झिल्ली को पायामेटर कहेंगे। और ये दो दोहरी झिल्लियों का जो आवरण है इसी को आप क्या कहोगे, मस्तिष्क आवरण। इसके बाद में क्या है, मस्तिष्क आवरण जो है इन दोहरी झिल्लियों के बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहेंगे, मस्तिष्क मेरु द्रव। अलग अलग प्रश्न आपके, मस्तिष्क मेरु द्रव किसे कहते हैं या मस्तिष्क आवरण किसे कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा आप देख लेंगे यही कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम मस्तिष्क आवरण कहेंगे। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मस्तिष्क आवरण, ये तरल पदार्थ को हम मस्तिष्क मेरुद्रव कहेंगे। और फिर आपका प्रश्न बनेगा मस्तिष्क मेरुद्रव का कार्य का। तो मस्तिष्क मेरुद्रव क्या काम करता है, मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अब देखें आगे, हमने बात की थी कि जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को पुनः 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। एकाग्र मस्तिष्क था, मध्य मस्तिष्क था और पश्च मस्तिष्क था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क, हेडिंग डाल लें, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसको कहा जाता है।
अग्र मस्तिष्क, इसके बारे में देखो जिक्र करेंगे, लिखें डैश लगा के। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क कोमा लगा के लिखेंगे थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 85% भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 85% भाग बनाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डैश लगा के प्रमस्तिष्क में एक लंबी खांच पाई जाती है। प्रमस्तिष्क में एक लंबी खांच पाई जाती है जो इसे दो गोलार्धों में कोष्ठक में लिख लेंगे दायां और बायां, दो गोलार्ध कोष्ठक में दायां व बायां, जो इसे दो गोलार्धों दायां व बायां में बांटती है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, ये जो खांच होती है एक पट्टी होती है, इसके बारे में अलग से आप परिभाषा लिख लो। प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डैश लगा करके प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध, प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध दो भागों में बटा होता है। प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध दो भागों में बटा होता है और इसके नीचे आप दो लेग निकाल लेंगे। प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध है वो दो भागों में बटा होता है और यहीं से आप दो लेग निकाल लेंगे। पहले में लिखेंगे वल्कुट, पहली लेग में लिख लो वल्कुट, या इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, वल्कुट या कॉर्टेक्स। और जो दूसरा गोलार्ध है इसको मध्यांश या मेडुला, दूसरा जो गोलार्ध है इसको हम कहेंगे मध्यांश या मेडुला। तो प्रत्येक जो गोलार्ध है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक वल्कुट या कॉर्टेक्स है और दूसरा मध्यांश या मेडुला है। फिर यहीं से आप वल्कुट या कॉर्टेक्स के नीचे लिखो मस्तिष्क के जिस भाग में धूसर द्रव्य पाया जाता है, धूसर द्रव्य पाया जाता है उसे वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं।
उसे वल्कुटिया कॉर्टेक्स कहते हैं। और मध्यांश के नीचे लिख लें कि प्रमस्तिष्क के जिस गोलार्ध में श्वेत द्रव्य पाया जाता है उसे मध्यांश या मेडुला कहते हैं। सामने देखें अब एक बार। पहली बात है ये जो अग्र मस्तिष्क है, इसका निर्माण किस किस के द्वारा होगा? एक तो प्रमस्तिष्क, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट मिलकर के, तीनों अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अग्र मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। इसके बाद में देखो, मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है वो है प्रमस्तिष्क। यहीं भी आपका एक प्रश्न बनेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। और ये जो प्रमस्तिष्क है ये मस्तिष्क का लगभग 85% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत है? 85%। नेक्स्ट जो प्रमस्तिष्क है, इस प्रमस्तिष्क के बीच में खांच पाई जाती है और ये जो खांच है इस प्रमस्तिष्क को दो भागों में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। दो गोलार्धों में बांट देती है, जिसको एक को दायां गोलार्ध और एक को बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध आपस में जिस पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं उसको मतलब कार्पस कैलोसम कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कार्पस कैलोसम किसे कहते हैं। तो कार्पस कैलोसम का मतलब है कि प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों में बटा हुआ होता है और प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जिस पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसके बाद में जो दोनों गोलार्ध हैं, ये प्रत्येक गोलार्ध दो हो गए और एक गोलार्ध है, ये भी कितने भागों में बटा हुआ होता है? दो भागों में बटा हुआ होता है। एक इसका अंदर का और एक इसका बाहर का। तो एक तो होता है इसका बाहर का जो भाग होता है उसको तो हम वल्कुटिया कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर का जो भाग है उसको क्या कहा जाएगा? मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। वल्कुटिया जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर धूसर द्रव्य पाया जाता है और जो मध्यांश या जो मेडुला है, इस मध्यांश या मेडुला में श्वेत द्रव्य पाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध। और प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, चले अपनी कॉपी में डैश लगा के लिखो। प्रमस्तिष्क के चारों ओर, ये प्रमस्तिष्क के चारों ओर प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस द्वारा घिरा रहता है। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, थैलेमस प्रेरक तथा संवेदी, थैलेमस प्रेरक तथा संवेदी संकेतों का केंद्र है। थैलेमस जो है ये प्रेरक और संवेदी संकेतों का केंद्र है। लिख लें, फिर लिखें नेक्स्ट लाइन में डैश लगा के। थैलेमस के आधार पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस
पाया जाता है जो मुख्य रूप से ताप का नियंत्रण केंद्र है। थैलेमस के आधार पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो मुख्य रूप से ताप का नियंत्रण केंद्र है। अब देखो एक बार थोड़ा सा सामने देखो, प्रमस्तिष्क जो है ये चारों तरफ किससे घिरा होगा? थैलेमस से। और इसके बाद में थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रेरक और संवेदी जो संकेत हैं, प्रेरक संकेत वो होते हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने के लिए दिए जाते हैं। वो तो मोटर सिंबल होते हैं, प्रेरक संकेत होते हैं, और संवेदी संकेत वो होते हैं जो बाह्य वातावरण से हमारे अंग उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पहुंचाते हैं। जैसे तापमान है, बाहर के वातावरण में तापमान का जो अनुभव होगा त्वचा के माध्यम से, हवा जो चल रही है या अन्य जो स्पर्श है उसका जो अनुभव होगा हमारे त्वचा के ऊपर, उसके माध्यम से तो स्पर्श का है, ताप का है, कोई नुकीली कील या नुकीली कोई वस्तु हमारे शरीर में कहीं चुभती है तो चुभने से वो अंग उस चुभन का जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को करवाता है वो क्या होते हैं? संवेदी संकेत होते हैं। कहने का मतलब बाहरी वातावरण की जानकारी देने वाले जो संकेत होते हैं वो संवेदी संकेत होते हैं, और उन संवेदी संकेतों को फिर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और मेरुरज्जु उनको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में उन संकेतों के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है, उस प्रतिक्रिया को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से वापस उन अंगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को हानि न हो, कोई भी विशेष प्रकार की दुर्घटना से हमारा शरीर बच सके। वो संकेत क्या कहलाते हैं? प्रेरक संकेत कहलाते हैं। फिर जो थैलेमस है, इस थैलेमस के आधार भाग पर क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस जो है ये मुख्य रूप से किसका नियंत्रण करता है? ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रमस्तिष्क के कार्य। प्रमस्तिष्क के कार्य, प्रमस्तिष्क के कार्य, और प्रमस्तिष्क के कार्यों में लिखें आप डैश लगा करके, ज्ञान, सोचने, विचारने तथा चेतना का मुख्य केंद्र है। ज्ञान यानी याददाश्त जिसको हम कहते हैं, सोचने, विचारने, तथा चेतना का मुख्य केंद्र है। पहला काम। दूसरा लिखें नेक्स्ट, यह याददाश्ती का मुख्य केंद्र है। वो हो जाएगा सोचने विचारने में, लिख लो एक लाइन, यह याददाश्ती का मुख्य केंद्र है। इसके बाद में लिखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो भी हमने बात की थी कि थैलेमस के आधार भाग पर जो पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, लिखते जाओ, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, थकान, निद्रा तथा ताप आदि को नियंत्रित करता है। ताप आदि को नियंत्रित करता है। किसके कार्य हैं? प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। ज़्यादा भी याद नहीं रहे
तो इतना याद रखना कि प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का मुख्य रूप से याददाश्ती का मुख्य केंद्र है। याददाश्ती का मुख्य केंद्र है। किसी भी चीज़ को स्मरण शक्ति या उसकी जो याद रखने की कैपेसिटी है वो किसकी है? प्रमस्तिष्क की है। और इसके अलावा जो प्रमस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, थैलेमस के आधार भाग पर प्रमस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ये मुख्य रूप से ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसके अलावा ये थकान का है, निद्रा का है, प्यास का है, भूख का है, इनका भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। ये तो कौन सा हुआ? अगर मस्तिष्क। इसके बाद में आप हेडिंग डालें मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क में लिखें आप, हेडिंग डाल लो, यह हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। यह हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को, हाँ इसी लाइन में लिख लो आप, मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को चार पिंडों में बटा होता है और इसको प्रत्येक पिंड को क्या कहेंगे? कार्पोरा क्वाड्रेजेमिन। इसी लाइन में लिख दो आप, प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रीजेमिन कहते हैं। कितने पिंडों में बटा होता है? 4 पिंडों में। एक लाइन में लिख दो एक बार इसको, और इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे, कार्पोरा क्वाड्रेजेमिन को। फिर यहीं से आप 2 लेग निकाल लो। प्रत्येक पिंड को क्या कहोगे? कार्पोरा क्वाड्रेजेमिन कहोगे। और यहाँ से फिर आप 2 लेग निकाल लें। ऊपर वाले दोनों पिंड, इस पहली लेग में लिखेंगे आप, ऊपर वाले दोनों पिंड दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए। यहाँ लिख देंगे ऊपर वाले दोनों पिंड दृष्टि, कोष्ठक में लिख देंगे देखने के लिए, तथा या तो लिख दो देखने के लिए, फिर लिखो दूसरी लेग में लिखो यहाँ नीचे वाले दोनों पिंड सुनने का कार्य करते हैं। ऐसे लिख दो, नीचे वाले दोनों पिंड सुनने का कार्य करते हैं। तो ये 4 पिंड हो गए। ऊपर वाले दोनों पिंड देखने का काम करेंगे और नीचे वाले दोनों पिंड किसका काम करेंगे? सुनने का काम करेंगे। अब देखो थोड़ा सा सामने, मध्य मस्तिष्क जो है, कौन सा भाग है मस्तिष्क का? मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क। अभी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, क्योंकि अग्र मस्तिष्क जो बना होता है वो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो जो मध्य मस्तिष्क है ये हाइपोथैलेमस, और अभी हम बात करेंगे आगे पश्चिम मस्तिष्क की। तीसरा भाग जो मस्तिष्क का है, उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क जो है कितने पिंडों से? 4 पिंडों से। कितने पिंड पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क में? 4 पिंड पाए जाते हैं।
और इसमें से जो प्रत्येक पिंड है उस प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रेजेमिन। एक तो आपका दो शब्द हैं कार्पोरा क्वाड्रेजेमिन और एक था कार्पस कैलोसम। एक अभी पीछे शब्द आया था आपका कार्पस कैलोसम। दोनों का ध्यान रखना, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क, इसके बीच में खांच पाई जाती है और ये खांच जो है इस प्रमस्तिष्क को दो गोलार्धों में बांटती है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध में। और इसके बाद में ये जो दोनों गोलार्ध हैं, ये दोनों गोलार्ध बीच में एक पट्टी के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस पट्टी को तो मतलब क्या कहा जाता है? कार्पस कैलोसम कहा जाता है। डिफरेंस कर लेंगे दोनों शब्दों में कि प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध आपस में एक पट्टी के माध्यम से जुड़े रहते हैं और उस पट्टी को मतलब क्या कहा जाता है? कार्पस कैलोसम कहा जाता है। और जो आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन हैं, इसके बारे में आप देखेंगे कि जो मध्य मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने पिंड हो गए? 4 पिंड। मध्य मस्तिष्क है ये 4 पिंडों से मिलकर बना होता है और इन 4 पिंडों में से प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। यहीं से आप देख लेंगे कि ऊपर वाले जो दोनों पिंड हैं ये किसके लिए हैं? देखने के लिए। किसका काम करते हैं? देखने का। और नीचे वाले जो दोनों पिंड हैं ये किसका काम करते हैं? सुनने का। ये किसका काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं। तो ये था आपका मध्य मस्तिष्क। इसके बाद में हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की बात करेंगे तो हेडिंग डालो आप पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में लिखें डैश लगा करके, यह भाग पश्चिम मस्तिष्क में डैश लगा के लिखेंगे, यह भाग अनुमस्तिष्क पोन्स, यह भाग अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर, मेडुला जो है, तथा मध्यांश, कोष्ठक में मेडुला लिख लेंगे, तथा मध्यांश से मिलकर बनता है। यह भाग अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर बना होता है या बनता है। इसके बाद में लिखेंगे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क है। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क है। तो इसमें एक बात तो आपकी हो गई कि पश्चिम मस्तिष्क जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? पश्चिम मस्तिष्क है ये 3 भागों से। अनुमस्तिष्क, ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क अलग है और अग्र मस्तिष्क अलग है। इन शब्दों का डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। क्या? अनुमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अग्र मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और जो अग्र मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का भाग है। तो ये दोनों शब्द आपके अलग अलग हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क जो है ये अनुमस्तिष्क पोन्स और किससे मिलकर के बनता है? मध्यांश से मिलकर बना होता है।
इसके बारे में देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क है, जबकि मस्तिष्क का पहला बड़ा भाग कौन था? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का पहला बड़ा भाग, मस्तिष्क का पहला बड़ा भाग तो कौन था? प्रमस्तिष्क। अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि मस्तिष्क का लगभग 85% भाग बनाता है और याददाश्त का मुख्य केंद्र होता है। और यहाँ दूसरा बड़ा भाग कौन सा आएगा? अनुमस्तिष्क। इसके बाद में आप हेडिंग डाल लें नीचे लाइन कॉपी के बीच में, पृष्ठ के बीच में, पश्चिम मस्तिष्क के कार्य। पश्चिम मस्तिष्क के कार्य, फंक्शंस ऑफ हिंड ब्रेन। और यहाँ पश्चिम मस्तिष्क के कार्यों के हम जिक्र करेंगे तो यहाँ आप 3 लेग निकाल लें, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से मिलकर के बना है और तीनों का नाम लिख दें, उनका अलग अलग हम काम पढ़ेंगे। पहली लेग में लिख दें आप अनुमस्तिष्क, पहली लेग में अनुमस्तिष्क, दूसरी लेग में लिख दें आप पोन्स, और जो तीसरा लेग है इसमें आप लिखेंगे मध्यांश, या इसको मेडुला कहा जाता है, मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। तो पश्चिम मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम इसके तीनों पार्टों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क जो है ये इन तीनों भागों से मिलकर के बना होता है। अब इनके कार्य इन भागों के नीचे ही लिखने हैं। तो आप सबसे पहले चलिए अनुमस्तिष्क के नीचे, अनुमस्तिष्क के नीचे लिखो, यह ऐच्छिक, और ऐच्छिक में भी हाथ की और पैर की, यह ऐच्छिक, कोष्ठक में लिख दें हाथ व पैर की पेशियां, और कोष्ठक के बाहर लिख दो पेशियों का नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, यानी हाथ और पैर की पेशियों का क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें अर्थार्थ। अर्थार्थ मुख्य रूप से, अर्थार्थ मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अर्थार्थ मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाता है। ये तीनों में लिखना है आपको, डिवाइड कर लोगे तीनों को। मुख्य रूप से शरीर का संतुलन करता है। इसके बाद में आप पोन्स के नीचे लिखें, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क के, पोन्स के नीचे लिखो, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हो गया पोन्स का। और इसके बाद में मध्यांश के नीचे लिखो, मध्यांश के कार्य में लिखो, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ता है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की धड़कन। जैसे हृदय की धड़कन लिख लो, सामने देखें। हम देखो पश्चिम मस्तिष्क के कार्य, यहाँ पश्चिम मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पश्चिम मस्तिष्क जो है ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश या मेडुला से। अब इन तीनों का अलग अलग ही काम होगा। मस्तिष्क के मुख्य रूप से आपको इनके भागों के कार्य ही अधिकतर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य पूछ लिया तो आपको याद रखना है कि अनुमस्तिष्क जो है ये किसका काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। पीछे की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा। प्रमस्तिष्क का कार्य पूछ लिया तो प्रमस्तिष्क जो है अभी आपको मैंने लिखाया था, जैसे सोचने विचारने का, ज्ञान का, चेतना का, और मुख्य रूप से स्मरण शक्ति का केंद्र है, याददाश्ती का केंद्र है। ऐसे ही जैसे आपको हाइपोथैलेमस का पूछ लिया तो हाइपोथैलेमस आपकी जितना याद रहे उतना तो ठीक है, बाकी फिर भी आप हाइपोथैलेमस में आपको मैंने लिखा है ताप का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस जो है वो मुख्य रूप से क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। या मस्तिष्क में ताप का मुख्य नियंत्रक केंद्र कौन सा है, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का हो गया। जो मस्तिष्क का अभी मध्य भाग आया था, यानी मध्य मस्तिष्क के कार्य भी पूछे जाते हैं। और मध्य मस्तिष्क के कार्यों में आपको ध्यान रखना है कि मध्य मस्तिष्क में हमने अभी देखा कि मध्य मस्तिष्क है उसको 4 पिंडों में हमने बांटा था कि मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंडों से मिलकर के बटा होता है, और उनमें से प्रत्येक पिंड को हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। और जो ऊपर वाले दोनों पिंड हैं वो देखने के लिए, और नीचे वाले जो दोनों पिंड थे वो किसके लिए, सुनने के लिए कार्य करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क जो है वो देखने का और सुनने का कार्य करता है। इसके बाद में पश्चिम मस्तिष्क है। इस पश्चिम मस्तिष्क के कार्यों में अगर आपको पूछा जाए तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिम मस्तिष्क जो है ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। जैसे अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर के बना हुआ था। अग्र मस्तिष्क में कौन था, प्रमस्तिष्क था, और एक थैलेमस था, और एक कौन था, हाइपोथैलेमस। एक कौन था, हाइपोथैलेमस था। तो ये 3 भाग तो किसके थे, अग्र मस्तिष्क के। ये 3 भाग किसके थे, अग्र मस्तिष्क के। और पश्चिम मस्तिष्क के हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश या मेडुला। और मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड थे। मध्य मस्तिष्क में कितने पिंड थे, 4 पिंड थे। इस प्रकार से तो इनकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है, और फिर इनके सब आपको अलग अलग कार्य ध्यान में रखने हैं। यहाँ 2 शब्द आपके आए हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। पहले इनको देख लो आप। अलग से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं या अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा शक्ति पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। तो हमारे शरीर की ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं उनको मतलब हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और हमारे शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ पैर की जो पेशियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। बोलना किसके अंतर्गत आएगा, ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। लेकिन जैसे हृदय की धड़कन है ये किसके अंतर्गत आएगी, अनैच्छिक क्रियाओं में। क्योंकि हाथ पैर की पेशियों को हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम हाथ को चाहें तो हिलाएं और नहीं चाहें तो उसको न भी हिलाएं। हम चाहें तो चल सकते हैं, न चाहें तो हम स्थिर रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। तो कंट्रोल किसने किया, हमने, स्वयं ने, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसने। लेकिन जैसे हृदय की धड़कन है, श्वसन है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम चाहें कि हमारी हृदय की धड़कन को हम रोक लें, ऐसा क्या नहीं है, संभव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो श्वसन की क्रियाएं हैं कि जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो हम चाहें कि थोड़ी देर के लिए हम भोजन के ऑक्सीकरण को रोक दें, तो ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया कहेंगे।
इसके बाद में आप अनुमस्तिष्क के 2 प्रश्न आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहला प्रश्न तो अनुमस्तिष्क का ये रहना चाहिए कि शरीर का दूसरा बड़ा भाग है मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है कौन? अनुमस्तिष्क। और पहला बड़ा भाग कौन था? प्रमस्तिष्क। और इसके बाद में अनुमस्तिष्क के बारे में दूसरा, हाथ पैर की जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनको नियंत्रित करता है, यानी शरीर का क्या बनाए रखता है? ये संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद में जो पोन्स है, ये पोन्स क्या करता है? ये जो सारे भाग अभी हम पढ़ रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, जितने भी पार्ट हैं हमारे मस्तिष्क के, उन सारे भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स करता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। मध्यांश जो होता है ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, यानी मेडुला ओब्लांगेटा होता है। इस मेडुला ओब्लांगेटा का पश्चिम भाग जो है, अभी आगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, तो मेडुला ओब्लांगेटा का पश्चिम भाग जो है वो मेरुरज्जु कहलाता है, जो लंबा होकर के एक धागेनुमा संरचना के रूप में हमारे पूरे शरीर के मध्य भाग में पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु। तो मध्यांश जो है ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है और ये अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये किसकी बात हुई? पश्चिम मस्तिष्क की बात हुई। तो इस प्रकार से मस्तिष्क का अभी हमने अध्ययन किया है, यानी केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट कौन है? मस्तिष्क, और उसका हमने पूरा वर्णन कर लिया है। इसको आप अच्छी तरह से एक बार पुनः देख लेंगे और कि कितने भागों में इसको बांटा गया है, अलग अलग भागों के कार्य हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अब आप हेडिंग डाल लें, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाएं। पूरा का पूरा बना लें आप। वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हैं, पहले देख लें थोड़ा सा इधर। यहाँ मस्तिष्क का जो नामांकित चित्र है, इस नामांकित चित्र के साथ ही लगभग बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको यही कोष्टक में आपके लिख दिया गया है, इनके कार्य। देखो इधर देखो, पहले बाद में बनाना। प्रमस्तिष्क, ये पूरा का पूरा वाला जो भाग है ये प्रमस्तिष्क है, और यह प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का 85% भाग बनाता है, पहला बड़ा भाग है। और ये जो बीच में हैं ये सलवटें हैं, मस्तिष्क में अलग अलग गिरने वाली सलवटें जो मस्तिष्क को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। तो इसके कोष्टक में आप लिख देंगे कि याददाश्ती का मुख्य केंद्र है। इसके बाद में यहाँ आप ये जो बनाएंगे, ये वाला जो भाग, इसको आप लिखेंगे मध्य मस्तिष्क। और ये जो मध्य मस्तिष्क है ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी के नीचे यहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो अभी हम आगे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसके बाद में पोन्स, ये पोन्स है, और इधर वाला जो पार्ट है इसको हम मध्यांश है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो इन सब के कोष्टक में इनके कार्य लिखे गए हैं। उन सारे कार्यों को इनके कोष्टक में लिख लेंगे, और इसके बाद में आप वीडियो को एक बार पॉज करके पूरा का पूरा चित्र जो है वो सुंदर तरीके से बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद में अब हम अध्ययन करेंगे मेरुरज्जु का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जो है मेरुरज्जु, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसको समझ लो एक बार, और इसके बाद में वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको बना लें। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु हेडिंग डालो।
स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, और इसमें लिखें आप डैश लगा करके, यह लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी, यह लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी धागेनुमा संरचना है। यह लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी धागेनुमा संरचना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो मेरुरज्जु कशेरुक दंड, मेरुरज्जु कशेरुक दंड, कोष्ठक में आप लिखेंगे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है, में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मेरुरज्जु का निर्माण, मेरुरज्जु का निर्माण पश्चिम मस्तिष्क के भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। मेरुरज्जु का निर्माण पश्चिम मस्तिष्क के भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। और नेक्स्ट लाइन में लिखें मेरुरज्जु में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। मेरुरज्जु में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। एक लिख लो आप श्वेत द्रव्य और एक लिख लो धूसर द्रव्य। एक श्वेत द्रव्य है और एक धूसर द्रव्य है। तो मेरुरज्जु में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य। श्वेत द्रव्य के नीचे लिखेंगे मेरुरज्जु के बाहरी भाग में। यह जो श्वेत द्रव्य है ये तो कहाँ पाया जाता है? मेरुरज्जु के बाहरी भाग में, और यह भीतरी भाग में। धूसर द्रव्य जो है ये मेरुरज्जु के भीतरी भाग में पाया जाता है। ये तो इसकी सामान्य जानकारी है। इसके बाद में आप हेडिंग डालें मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य लिखो। कार्य में पहला कार्य लिखें, मेरुरज्जु के कार्य, उसमें पहला कार्य लिखो यह प्रतिवर्ती, यह प्रतिवर्ती, कोष्ठक में लिख लो आप अचानक घटित होने वाली क्रिया। अचानक घटित होने वाली क्रिया, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और नेक्स्ट दूसरा कार्य लिखो मस्तिष्क द्वारा प्राप्त सूचनाओं को दूसरा काम लिखोगे मस्तिष्क द्वारा प्राप्त सूचनाओं को संवेदी अंगों तक तथा मस्तिष्क द्वारा प्राप्त सूचनाओं को संवेदी अंगों तक तथा संवेदी अंगों से प्राप्त जानकारी, यानी कोष्ठक में लिख लेंगे आप उद्दीपनों। संवेदी अंगों से प्राप्त जानकारी, कोष्ठक में लिख लेंगे आप उद्दीपनों
को मस्तिष्क तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है, को मस्तिष्क तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये मेरुरज्जु के क्या हैं, कार्य हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो आपका कंप्लीट हो गया है। मेरुरज्जु के बारे में इतना ही है आपके सिलेबस में। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डाल लो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र हेडिंग डाल लें और लिखें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, डैश लगा के लिखो, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो एक तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की परिभाषा ज़्यादातर आपको यही पूछी जाती है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, परिधीय तंत्रिका तंत्र के कार्य। परिधीय तंत्रिका तंत्र के कार्य। परिधीय तंत्रिका तंत्र के कार्यों में लिख लो आप डैश लगा करके। इसका कार्य क्या है, इसमें लिखें, यह केंद्रीय तंत्रिका, या इसमें लिख लो यह केंद्रीय अंगों। और केंद्रीय अंगों में दो बात हो गई थी, एक तो मस्तिष्क की और एक मेरुरज्जु की। मुख्य रूप से मस्तिष्क है, तो इसमें लिख लो यह केंद्रीय अंगों। केंद्रीय अंगों के कोष्टक में लिख लो आप मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को, केंद्रीय अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी अंगों तक तथा संवेदी अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को संवेदी अंगों तक तथा संवेदी अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को केंद्रीय अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। केंद्रीय अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन के बीच में लिखें परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग। बीच में लिख लो परिधीय
तंत्रिका तंत्र के भाग, और इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ दो लेग निकाल लें, पीछे भी हो गया था ये। एक लिख लो इसमें कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक लिख लो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ थोड़ा सा वर्णन करेंगे इसका। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग में एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक हो जाएगा इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो भाग हो गए इसके। कायिक में लिखो नीचे डैश लगा करके, यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे चलना, बोलना, सुनना, देखना, चलना, बोलना, सुनना, देखना आदि। और उसमें लिख दो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नीचे लिख दो यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके नीचे लिख देंगे यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन, हृदय का धड़कना आदि। श्वसन है, हृदय का धड़कना है, परिसंचरण है, आदि। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद में यहीं आप एक लेग निकाल करके लिख दो। पहले इसके नीचे डैश लगा के लिखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को इसके नीचे ही लिख देंगे आप। यहाँ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने बात की थी पहले। एक दो भागों में बांटा गया है और उसमें दो लेग निकाल दो। एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक लेग में लिख दो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यहीं से डैश लगा करके आप स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में एक लाइन लिख दें कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, और इसके बाद में आप दो लेग निकाल दें, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में अब अनुकंपी के नीचे कार्य लिखो। यहाँ अनुकंपी का यह तंत्र व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। यह तंत्र व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और उसमें लिख दो आप परानुकंपी में यह तंत्र व्यक्ति को विश्रामावस्था में, इसमें लिखो यह तंत्र व्यक्ति को विश्रामावस्था में अतिरिक्त, या ऐसे लिखो विश्रामावस्था में सक्रिय रहकर, विश्रामावस्था में सक्रिय रहकर ऊर्जा प्रदान करता है।
विश्राम अवस्था में सक्रिय रहकर ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आँख की पुतली को सिकुड़ना, आँख की पुतली को का लिख दो, का सिकुड़ना। पाचक रसों में वृद्धि, पाचक रसों में वृद्धि आदि। और इसमें हो जाएगा कि आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। उस समय शरीर की सामान्य स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाता है, इसमें लिख दो। जैसे हृदय की गति का बढ़ना, हृदय की गति का बढ़ना, श्वास क्रिया का तेज होना, श्वास क्रिया का तेज होना। तो ये है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। लिख दो इसको और फिर देखें आप सामने। परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक तो आपको परिभाषा हो गई कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे। परिभाषा में हो जाएगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मुख्य रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या है। परिधि का मतलब यह है केंद्र से बाहर काम करता है, परिधि की ओर काम करता। हमारे शरीर के बाहरी अंगों की सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की जो सूचनाएं हैं उनको वापस मेदी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परिधीय कहेंगे, पेरिफेरल। दो भागों में इसको बांट दिया गया है, एक कायिक तंत्रिका तंत्र है और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। यह आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। कायिक में तो क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कायिक जो है, क्योंकि परिधि की ओर सारी शरीर के बाहर ऐच्छिक भी होंगी और अनैच्छिक भी होंगी, तो केंद्र से बाहर, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तो कौन करेगा, कायिक तंत्रिका तंत्र करेगा। यहाँ कायिक तंत्रिका तंत्र के कार्य भी हैं। ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। और जैसे चलना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, भोजन करना है, कुछ भी हैं, ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। अनैच्छिक के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले कि जैसे हमारे शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे श्वसन है, हृदय की धड़कन है, परिसंचरण है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। फिर जो स्वायत्त है, इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया है, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। अनुकंपी में तो क्या होगा, अनुकंपी जो है ये आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। देखो दो बात हैं, एक आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सारा का सारा सुरक्षित रहता है। किनकी वजह से, तंत्रिका तंत्र की वजह से। क्योंकि जो भी घटनाएं वातावरण में घटित होती हैं उन सारी सूचनाओं को पूरा का पूरा मीडिएटर का जो काम करता है वो हमारी तंत्रिकाएं करती हैं। अगर तंत्रिकाएं नहीं होंगी तो हमारा शरीर है वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो अनुकंपी और परानुकंपी है, इस अनुकंपी में और परानुकंपी में क्या है, एक तो होती है आपातकालीन परिस्थिति, विकट परिस्थिति हो जाती हैं। जैसे हम रात को कहीं जा रहे हैं, अचानक सामने से कोई इस प्रकार का दृश्य, डरावना दृश्य, भूत जिसको हम कहते हैं, दिखाई दे गया। अचानक चलते हैं, चलते चलते सामने अचानक सामने खड़ा आकर भूत खड़ा हो जाता है। वो हमारे सामने क्या हो गई, एक विकट परिस्थिति हो गई तुरंत कि अब उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि पूर्व प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हम ऐसे जाएंगे और हमारे साथ ऐसा होगा। तो अचानक मतलब विकट परिस्थिति आ जाती है, तो आपातकालीन परिस्थिति हो गई। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उनको हम आपातकालीन परिस्थितियां कहते हैं।
अगर उस समय हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करता है तो हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं, मस्तिष्क हैं, हृदय है, अन्य जो अंग हैं, उनका सब का संतुलन क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा और हम उस परिस्थिति से क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। कहने का मतलब हमारा शरीर है वो मृत हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है ये उसको तुरंत संभाल लेता है। अचानक हमारे शरीर पर पसीना आ जाता है, सांस बहुत तेजी से लेने लग जाते हैं, जो धड़कन है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सारी क्रियाओं से क्या होती है कि हमारे शरीर को एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के द्वारा हम उस परिस्थिति का क्या कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अनुकंपी तो आपातकालीन परिस्थितियों में और जो परानुकंपी है दोनों ही परिस्थितियाँ विकट हैं। विश्राम अवस्था हम सो रहे हैं तो हमें कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर सो गए तो सोने के बाद में जो कोई क्रियाएं हमारे शरीर के साथ हो रही हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। जैसे सोने के बाद में आपकी आँख में कोई बैटरी से लाइट डालता है तो लाइट डालते ही आपकी आँख की पुतली क्या हो जाएगी, सिक उड़ जाएगी हैं। या पाचक रस हैं, भाई भोजन का पाचन वगैरह सब होना चाहिए, तो उन सारी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आपका तंत्रिका तंत्र क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई की, एक इसकी संरचना हो रही है आपकी तंत्रिका कोशिका की जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तो कल उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। थैंक यू।